ज़ाहिर तौर पर आज प्रयागराज की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है और प्रयागराज की जब बात होती तो इलाहाबाद हाईकोर्ट सबके जहन में पहले आता है। कुंभ मेला, कुंभ मेले या माघ मेले की बात की जाए तो ये जहन में सबके आता है किस तरीके से लगातार प्रयागराज और इस सरकार में कुंभ को लेकर काम हो रहा है। वर्ल्ड लेवल पर कुंभ को स्थापित किया जा रहा है और किस तरह से सनातन को एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात भी कही जा रही है कि उससे लोग जुड़े सनातन आज चर्चा में भी है। और इसीलिए हमारे साथ मौजूद है मेहमान। सबसे पहले परिचय करा दे सौरभ बासु जी जो कि एडवोकेट हाईकोर्ट हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। कविंद्र प्रताप सिंह जो कि रिटायर्ड आईजी हमारे साथ मौजूद है। एसएसपी कुंभ 2019 रहे, एक बड़ी जिम्मेदारी रही। कानून व्यवस्था एक बड़ी वो कहे कि अहम जिम्मेदारी होती है और पूरी व्यवस्था देखनी होती है। तो शुरुआत आपसे करते हैं कविंद्र जी, 2019 का एक्सपीरियंस क्या रहा, क्योंकि 2025 में भी होने जा रहा है और प्रयागराज की बात की जा रही तो करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ आएंगे। सबसे पहली बड़ी चुनौती होती कि सारी व्यवस्था बनी रहे, चाहे वो यातायात को लेकर हो, ठहरने को लेकर हो, कानून व्यवस्था को लेकर हो। आपने क्या पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहा आपका जब आप एसएसपी कुंभ 2019 रहे? ये देखिए, ये जो कुंभ मेला है, पहले हम उसको अर्धकुंभ और कुंभ कहते थे, लेकिन अब कुंभ और महाकुंभ है। और चाहे कुंभ हो चाहे महाकुंभ हो, जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक निश्चित दायरे में करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं और अपनी धार्मिक जो मान्यता है उसको पूरा करते, स्नान करते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं और उसके बाद वो रुकते हैं कुछ अपने टेंट्स में, अपने मठों में, अपने मंदिरों में, और उसके बाद वो फिर अपने घरों को जाते हैं। और इस पूरी यात्रा में वो कैसा महसूस करते हैं, माने जो आने वाले तीर्थयात्रियों की जो फीलिंग है, उनका जो अनुभूति है वो कैसी है, ये उसको अच्छा करना ये सबसे बड़ा चैलेंज था। और पिछले कुंभ में यह बात हम लोगों ने महसूस की थी कि हमारा पूरा प्रयास हो कि कैसी अनुभूति लेकर वो जाएं, एक सुखद अनुभूति लेकर के जाएं, ये प्रयास था। जैसे मैं पुलिस का अधिकारी था, पुलिस के लिए जिम्मेदार था, तो मेरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे लोग स्मूथली माने आराम से आएँ और आराम से जाएं। और जो ट्रैफिक कंजेशन है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, वाहनों का आना, लोगों का आना, और बीच में कोई किसी तरह का जाम या किसी तरह की भगदड़ या किसी तरह की कोई अफवाह, आतंकवादी घटना, सुरक्षा को लेकर के एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि लोग सुरक्षित अपने स्नान करें और अपने मंदिरों में दर्शन के बाद वो सुरक्षित अपने घरों को जाएं। और जो दूसरी बात थी कि संगम क्षेत्र काफ़ी छोटा है जी, और वहाँ पर मुख्य स्नान पर्वों पे अखाड़ों का स्नान होता है, तो और सबकी इच्छा ये रहती है कि संगम पे ही स्नान करें। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम लोगों को स्नान कराएंगे और एक ही समय में। तो जो सबसे बड़ी बात हम लोगों ने विचार की, और मैं चूंकि पहले से भी यहाँ पे रहा, तो ये लगा कि संगम को हम टाइम और स्पेस में, माने समय और सीमा में कैसे हम विस्तार दे दें कि लोग अधिक से अधिक लोगों को हम उसमें एडजस्ट कर सकें, यही हमारे पास था। तो पिछली बार का मेला 55 दिन का था और हुआ कि संगम क्षेत्र को कम से कम 2 या 3 गुना बढ़ाया जाए। जैसे पिछली बार लगभग 4200 हेक्टेयर में मेला था, इस बार 5000 हेक्टेयर में जा रहा है। तो एक ही तरीका है कि हम टाइम में और स्पेस में हम मेले को फैलाएं, क्योंकि सबको हम संगम नहीं ला सकते और इसके लिए लोगों की स्वीकारोक्ति, क्योंकि मानसिक रूप से ये लोग समझें कि केवल संगम नोज पे स्नान करना संगम नहीं है। संगम नोज से 5 कोस हम लोग, इसमें हम लोगों ने अपने शंकराचार्य जी के हम लोग गए, उनसे स्वरूप यहाँ पे उनसे बात की, वासुदेवानंद जी से, तो उन्होंने कहा कि ये बहुत पुरानी मान्यता है कि संगम नोज से, जहाँ पर दोनों नदियों का मिलन दिखता है, उससे 5 कोस की दूरी भी संगम कहलाती है, उसको माना जाता है। तो उसको हम जितना 5 कोस माने 15 किलोमीटर की पूरी एरिया को हम विस्तार दे सकें तो उनको वही पुण्य मिलेगा वहाँ स्नान करने में जो कि संगम पे मिलता है। और यह बात लोगों के जेहन में बैठे कि हम उससे 10 किलोमीटर जहाँ भी हमें जल मिल रहा है संगम का, गंगा का जल मिल रहा है, वो पवित्र जल है और उसमें स्नान करके उनको वही पुण्य प्राप्त होगा जो कि वो संगम पे स्नान करते हैं। और दूसरी बात कि 55 दिन में सभी दिनों में वो आए, ऐसा नहीं कि केवल मौनी अमावस्या को स्नान करें। तो यदि 55 दिनों में प्रत्येक दिन पवित्र है और यदि किसी भी दिन आकर के वो माघ के में स्नान करते हैं, गंगा के किनारे स्नान करते
यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको लेकर के जगह जगह बात करना, गोष्ठी करना, मीटिंगों में बोलना, सबसे बड़ा तो राजनेताओं के मन में ये बैठा था। मुख्यमंत्री जी की एक बार मीटिंग में छोटा सा वाक्य आपको कहना जी चाहता हूं। जरूर। तो उन्होंने कहा कि आप बताइए कैसे करेंगे, क्या आप कैसे स्टार्ट कराएंगे। वहां पर हमारे आज नहीं है, हमारे पूर्व सांसद थे, तो मैंने कहा कि एक ही तरीका है सर कि हम इसको टाइम और स्पेस में फैलाएं। तो उन्होंने कहा इसका मतलब क्या आप कहना चाहते हैं। मैंने कहा कि गंगा किनारे जो भी हमें है उसे घाट बनाए, उस सुंदर घाट में, और लोगों को सभी को जगह पर नहीं ला सकते। यदि यह छूट दे देंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक हमारे पूर्व, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत राजनेता थे, उन्होंने कहा लोग आते हैं संगम स्नान करने और आप कह रहे हैं कि संगम पे नहीं आने देंगे। तो मैंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं संगम पे स्नान, लेकिन मुख्य पर्व पर यदि हम संगम पर आने देंगे तो बहुत बड़ा खतरा हम मोल ले रहे हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि जहां जिसको गंगा के किनारे अगर हम घाटों को डेवलप करते हैं और वो स्नान कर लेते हैं तो यह एक व्यवस्था की दृष्टि से भी और धार्मिकता को भी पूरा करता है। एक चीज भी याद आती है, पता नहीं कि आप ही लोग का आइडिया था सरकार को देने का, कि एक आदेश भी आया कि जो मुख्य पर्व है या जब शाही स्नान होता है तो वीवीआईपी मूवमेंट ना हो, एकदम ना हो, ना के बराबर, कोई कितना भी बड़ा हो। जी, ये बहुत अच्छा फैसला था। जी निश्चित रूप से ये फैसला, इसका एक का ऐतिहासिक कारण है। इसका ऐतिहासिक तथ्य है कि यहाँ पर 1954 में जब कुंभ मेला लगा था तो वीआईपी प्रधानमंत्री नेहरू जी थे और वो आए और उनकी सवारी जा रही थी और दूसरी तरफ से नागाओं की सवारी आ रही थी, और उसमें ये हुआ कि कुछ लोग गिरे और भगदड़ मची और हजारों की संख्या में लोगों का स्टैम्पीड से मृत्यु हुई, कुछ घायल हुए लोग। और तब से ये बना कि कोई वीआईपी नहीं आना चाहिए, और इस बात को हर बार हम लोग सख्ती से मुख्यमंत्री के स्तर से, कैबिनेट सेक्रेटरीट से यह बात बहुत ही प्रभावी तरीके से की जाती है कि हम मुख्य पर्वों के एक दिन पहले और एक दिन बाद तक किसी को कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं देंगे। जिसको आना है वो सामान्य हैसियत से आए, हम किसी को कोई विशेष सुविधा नहीं दे सकते। इस बार तो, और आप 1925 की बात करें, मैं सोच रहा था किसी अधिकारी को भी हम वीआईपी नहीं दें, क्योंकि नेताओं का तो हो गया, लेकिन अभी इस बात को अधिकारी के स्तर पर भी ले जाना है, क्योंकि बहुत सारे अधिकारी भारत सरकार से, केंद्र प्रदेश सरकार से आते हैं, उनके परिवार आते हैं, तो पूरी व्यवस्था उधर केंद्रित हो जाती है। तो यह मेला सामान्य लोगों का है, तीर्थयात्रियों का है, दर्शनार्थियों का, वह हमारे वीआईपी है। उस दिन या उसके जब भीड़ अधिक है तो कोई भी आदमी हमारा वीआईपी नहीं हो, केवल हमारे जो दर्शनार्थी हैं, जो तीर्थयात्री हैं, वही हमारे वीआईपी हैं, हम उनको पूरा कंसंट्रेट करें। संगम की बात हो गई तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की भी बात हो जाए। सौरभ बासु जी, किसानों के प्रति आप उनकी आवाज बने, जमीन अधिग्रहण, खासकर अगर बात करें दिल्ली एनसीआर से जुड़ता हुआ गौतम बुद्ध नगर, वहाँ के किसान आज भी आंदोलन कर रहे हैं, आप उनकी आवाज बनकर उभरे, उन्हें मदद आपने की, तो ये मतलब सोचने का विचार कहाँ से आ गया? क्या एक किसान की हैसियत से? नहीं, देखिए, वकील होने के नाते हम लोग विचार नहीं कर सकते कि कौन हमारे पास आएंगे, और कोई भी अगर हमारे पास आता है तो हम लोग उसको ना नहीं कर सकते। ये हम लोग का एथिक्स कहता है। प्रोफेशनल एथिक्स में हम लोगों को यही समझाया जाता है कि कोई भी अगर आपके पास आता है मुकदमा तो आप ना नहीं कर सकते उसको। तो इसके तौर पे जब मुकदमा हमारे पास आता है, ये सन 2006 की बात मैं बताऊंगा, तो 2006 में ये उस समय हमारे पास आया, कुछ लोग आए, कुछ वकीलों के साथ, वहाँ के जो लोकल एडवोकेट्स थे वो लोग लेके आए कुछ किसानों को, जहाँ पे इनकी ज़मीनें चली गई थी, इनको कम मुआवजा मिला था और ज़मीन तब भी किसी को दिया नहीं गया था, और एक अर्जेंसी क्लॉज होता है जी, जो बहुत जल्दी लेने का एक प्राविधान है लैंड एक्विजिशन एक्ट में जी। आप अर्जेंसी क्लॉज लगाते हुए आप तुरंत अगर कुछ काम करना हो आपको तो आप ले लीजिए, बाद में आपने कंपनसेशन उसको देते रहिए। तो ये प्रोविज़न लेते हुए उन लोगों ने ज़मीन अधिग्रहण कर लिया था, लेकिन उस पर कोई काम नहीं हुआ था। तो उस समय इस चीज़ को उजागर किया गया था कि ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या मंशा थी कि आपने ज़मीन तो ले लिया और एक उस समय के रेट पे आपने कुछ किसानों को मुआवजा भी दे दिया और कुछ को नहीं दिया, कम दिया। ये सारी चीज़ों को उठाते हुए हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया था। तो उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा
इस चीज़ को बहुत संज्ञान में लेते हुए ये सारी चीज़ों को देखा गया कि हाँ, जब इन्होंने एक अर्जेंसी क्लॉज लगाया है तो उसमें आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप दिखाएं कि आपने जिसके मार्फत आपने इस ज़मीन को लिया है उसके तहत आपने काम किया है कि नहीं किया है और कितनी जल्दी किया है। एक सेक्शन 4 होता है जब आप नोटिफाई करते हैं उस ज़मीन को, फिर आप उनसे पूछते हैं कि हाँ आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, आप ज़मीन दे सकते, क्योंकि वो किसानों की ज़मीन है। जैसे किसानों की ज़मीन किसानी के लिए है, एग्रीकल्चरल लैंड है, तो वो ज़मीन लिया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है वो खाली ज़मीन पड़ी हुई थी। और नोएडा के आप जानते हैं थोड़ा वो इतनी उपजाऊ नहीं है जैसे कि यूपी के इस क्षेत्र में है, ईस्टर्न क्षेत्र में है। वो थोड़ी बंजर ज़मीन होती है, थोड़ी खारा वहाँ का पानी है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए वहाँ लिया जा रहा था। और ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी एक प्रस्ताव था कि ये वहाँ का विस्तार, एनसीआर का जो विस्तार हुआ नेशनल कैपिटल रीजन का, तो वो कैपिटल को एक्सटेंड कर रहे थे। इसीलिए नोएडा का स्थापना भी हुआ। नोएडा जिसे आप कहते हैं न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, तो ओखला इटसेल्फ आपका जो है नोएडा दिल्ली में है, वो यूपी का पार्ट नहीं है। तो न्यू ओखला बनाया जा रहा था इसको कि वहाँ की इंडस्ट्रीज जो सैचुरेट हो गई है वहाँ की, उनको यहाँ विस्तार करके यूपी क्षेत्र में ले आए। उधर हरियाणा क्षेत्र में गुड़गांव बना, ये सारी चीजें हुई। तो वहां पे आपने जो प्लानिंग किया है उस प्लानिंग के तहत आप काम नहीं कर रहे हैं। आपने जमीन ले लिया, आपने किसानों को मुआवजा एक मुश्त दे दिया जो कि पूरी तरीके से उनको कंपनसेट नहीं कर रही थी। तो ये सारे मामलों को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा देखा गया। बहुत तादाद में यहाँ मुकदमे हुए। 3 जजेस बेंच ने यहाँ पे उसको एक फुल बेंच बना, फुल बेंच ने उनको डिसाइड किया। वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें ऑर्डर पास किया गया, जो कि आज माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी उसको सराहा है। एक सवाल साइबर क्राइम को लेकर है आपसे, जो कि अगर देखा जाए जो मेट्रो सिटीज हैं वहाँ ज़्यादा बढ़ रहा है, और ऐसे में जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और दूसरी ओर कानूनी सलाह क्या है, क्योंकि किसी की मोबाइल में मैसेज आ गया फला के बैंक से, क्रेडिट कार्ड से पैसे गायब। देखिए, जैसे आपने कहा कि जागरूकता बहुत ज़रूरी है इसमें। पहले तो प्रलोभन पे ना जाएं आप। जो भी आपको कहा जा रहा है कि ऐसा कोई आपको बहुत प्रलोभन दिया जा रहा है कि ऐसे एल्योरिंग आपको ऑफर्स हैं कि आप उस ऑफर में आप फंस जाएंगे, तो ऐसी चीज़ ना करें। ऑथेंटिक चीज़ पे जाएं, जो कि हमेशा आप खुद भी मोबाइल लेते, हम भी चला रहे हैं मोबाइल, हम लोगों के पास हमेशा बैंक द्वारा किसी भी ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट मैसेजेस आते हैं जी। उस मैसेजेस को ही फॉलो करें। उसमें से जो लिंक आते हैं वही फॉलो कर सकते हैं आप। और लिंक भी फॉलो तब करेंगे आप जब आपको ज़रूरत होगी। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है और आपको फालतू में कोई लिंक दिया जा रहा है तो आप बचें उस चीज़ से। इस समय जो हम लोग के स्मार्टफोन से, स्मार्ट वॉचेस हैं, ये सारी चीज़ें लिंक्ड है इंटरनेट से। तो इंटरनेट से लिंक्ड है मतलब वो किसी के पास भी एक्सेस हो सकता है। ये वाकया बहुत बार मेरठ वगैरह में हमने 1-2 बार उसमें भी आया है कि आपको फ़ोन के द्वारा ही आपका फ़ोन हैक कर लिया जाता है। और आपको आपके डेटा जितने भी है, जैसे आप मोबाइल पे स्टोर करके रखे हैं बैंक डिटेल्स, या मोबाइल पे ही आपके मैसेजेस हैं, बैंक के एसएमएसेस हैं, आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस हैं, वो सब वो लोग देख सकते हैं। दे कैन ट्रांसक्राइब दोज फैक्ट्स। वो आप अपना लेके वहाँ पे ट्रांसलेट करके। ये तो जागरूकता, लेकिन कानूनी जो कहा जाए कि जानकारी नहीं लोगों को, किसी के साथ मान लीजिए फ्रॉड हो गया तो वो क्या करें? नहीं, वो तो इमीडिएटली आपको पुलिस की मदद लेना पड़ेगा, आपको कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ेगी। जो चीज़ लोग नहीं करते हैं, आपको पुलिस की मदद हमेशा लेनी पड़ेगी। आपको इमीडिएटली उसका कंप्लेंट करना पड़ेगा। और एक बैंक ने भी इस चीज़ को एक अभी बना के रखा है कि अगर विदिन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अगर आपने कंप्लेंट किया तो उसका जितना पैसा आपके अकाउंट से जा रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो लोग,
तो उस पैसे को रोक लिया जाता है, उस पैसे को 24 घंटे के अंदर वहां पे सस्पेंस अकाउंट में रोक लिया जाता है, और वहां पे उसको फिर से उनको देखा जाएगा कि ये आपने सही किया है कि नहीं किया है, आपने कैसे इसको ट्रांजैक्शन करने के लिए अलाउ किया है, ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आईसीआईसीआई बैंक द्वारा कुछ हम कहीं पे ट्रांजैक्शंस हो रहे थे, तो वहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक द्वारा मैसेजेस किया जाता है कि आपने ऐसे जगह पर आप पैसे डाल रहे हैं जहाँ पे जो क्राइम है, जो कि आप इस संस्था में अगर पैसा देंगे तो दैट इज इलीगल, तो आप क्या देना चाहते हैं, क्या आप फर्दर इसको, इस ट्रांजैक्शन को अलर्ट करती है वो। हाँ, अलर्ट करती है इस चीज को। तो ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप किस हिसाब से इसको लीगल तरीके से आप एक सही तौर पे आप कर रहे हैं। कविंद्र जी, इसी से रिलेटेड सवाल है, लेकिन सवाल ये भी है कि आप एक संस्थान चला रहे हैं, कानून की शिक्षा दे रहे हैं, उसमें ये भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि आने वाला दिन जो लड़ाई है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही चीज़ें होती जा रही हैं, उसी का नतीजा ये है साइबर क्राइम। ये देखिए, साइबर क्राइम की जो सबसे बड़ी काट है, जैसा आपने भी कहा कि जागरूकता। अननेसेसरी कोई भी आपको अपने बारे में कोई भी बात नहीं बतानी है, और नेट से तो, फ़ोन से तो बताना ही नहीं है, क्योंकि ऑलवेज एसबीआई चाहे आरबीआई ये कहता है कि आप अपनी सूचनाओं को किसी को नहीं देंगे। अनवांटेड या अननोन, जिसको आप नहीं जानते, उस लिंक को आप टच नहीं करेंगे। इवन आपको मैं बताऊं कि आपके नॉन बैंक एसबीआई के नाम पे भी फर्जी वेब पेज आ रहे हैं, लिंक्स आ रहे हैं, वो SBI हो जाएगा। समथिंग माइनर चेंज इज देयर एंड यू विल थिंक दैट इट इज SBI वेब पेज। इट इज अ पंजाब नेशनल PNB अभी हुआ नहीं है, बीसीसीआई का नाम लेके बना दिया, और लखनऊ में क्रिकेट को लेकर टिकट भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चेंज करेंगे माइनर, जो आप यूज टू उस पेज को देखने वैसा ही पेज है, कहीं डॉट, कहीं डैश, कहीं कुछ है, और आप तो अननेसेसरी आप नेट बैंकिंग करें, एक तो अपने ही पासवर्ड से, अपने सिस्टम से, ये नहीं कहीं साइबर से उसको कोई सेव कर लिया वो यूज कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी पर्सनल सूचनाओं को किसी दूसरे मीडियम में नहीं देंगे। आप करेंगे उसको प्रॉपरली लॉग ऑफ करेंगे, लॉग आउट करेंगे, लॉग इन नहीं छोड़ेंगे। अगर आप थोड़ा सा कोई अननोन सूचनाएं मांगता है उसको नहीं देते, तो आप बहुत बड़े साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे थे कि यदि कहीं आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो देयर इज अ हेल्पलाइन, क्योंकि सैटरडे है, संडे है, बैंक बंद है, रात को फ्रॉड हो रहा है, तो क्या करेंगे, फिर आप किसको सूचना दें? तो देयर इज अ वेरी रोबस्ट हेल्पलाइन रन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, MHA 1930 पे तत्काल आप नोट कराइए किसने किस नंबर पे गया, तो वो ट्रांजैक्शंस ब्लॉक किए जा सकते हैं तुरंत। ये मैकेनिज्म है, जो गेटवेज हैं जिसके माध्यम से ट्रांसफर होता है, तो वो पैसा रुक सकता है। लेकिन आप इमीडिएटली 1930 पर वो सारी सूचना वो मांगते हैं, आपका बैंक डिटेल मांगते हैं, किस बैंक में दिया, किस नंबर से दिया, ये सारी चीजें करके वो, और एक cybercrime.gov.in एक वेबसाइट है, उस पर भी अगर आपको एक्सेस है, नहीं तो किसी जगह के अगर अपनी सूचना देते हैं, तो अगर आप जल्दी देते तो हो सकता है कि आपका ट्रांजैक्शन रुक जाए। लेकिन दे आर वेरी स्मार्ट, वो जल्दी कर लेते हैं, बट हाउ यू रिपोर्ट, हाउ फास्ट, दैट इज द कॉम्पिटिशन। इफ यू रिपोर्ट फास्ट अदर देन दे ड्रॉ द मनी, विदड्रॉ द मनी, देन यू आर सेफ। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप 1930 याद रखिए, आप cybercrime.gov.in इस पोर्टल को याद रखिए, इस पे आप सूचना देंगे तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको। और दूसरा, बैंक्स को रिपोर्ट जब आप करते हैं, जब एक्सेस मिले, तो बैंक्स भी देखते हैं कि इट इज़ फॉल्ट बाय द बैंक आर बाय यू। उनकी टीम, टेक्निकल टीम देखती है कि जानबूझ करके आपने किया है या आपने बिना दिए बहुत सारे फ्रॉड्स हो जा रहे हैं, आपका इंटेंशन क्या रहा है। तो इफ यू आर स्लैक, यू आर नेग्लिजेंट, डिलीवरी विद ऑल द कॉशंस, यू हैव फेल्ड एंड यू हैव डन इट, तो वो फिर नहीं देते। लेकिन यदि आप सतर्क रहे हैं, आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है, उसके बाद भी, जैसे आप ATM लगाई, पैसा निकला, बाद में पैसा चला गया आपके अकाउंट, वो पैसा रीपे करते हैं। तो बहुत सारे बैंक्स के लॉज ऐसे हैं कि
कि वो आपको हेल्प करते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि आपने लापरवाही की है कि नहीं। तो ये दो बातें हमेशा ध्यान रखनी। तीसरी बात है आपने एआई की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज़्यादा है हर चीज़ में। आप वेबसाइट खोलिए, आप जो चीज़ देखेंगे एक बार ना, जैसे आपने खोजा कि मुझे चाहिए, मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मुझे माइक ही चाहिए, तो लगातार आपको फिर अगली बार खोलेंगे माइक दिखाने लगेगा। वो सिस्टम ये जानता है कि इस आईपी का, इस मेल आईडी का आदमी ये चाहता है। मैंने जहां अपना वेबसाइट खोला, क्योंकि वेबसाइट तभी खोलेंगे जब आपका उससे कनेक्शन है, आपकी उसके पास आइडेंटिटी है, तो उस आइडेंटिटी, आपने कौन सा गाना सुना, मुकेश कुमार का गाना सुनते तो मुकेश कुमार के गाने आने लगेंगे। तो दे रीड, आपने पोर्नोग्राफी की फिल्म खोली तो पोर्नोग्राफी का दिखाने लगेगा। आप जिस चीज को ज्यादा खोलेंगे वो सिस्टम जानता है कि आप उसी तरह सोच रहे हैं, फिर उसको वही चीजें परोसने लगता है। और फिर उसको दूसरा आदमी बैठ के फिर ये देख भी लेता है कि केपी सिंह क्या चाहते हैं, फिर वो उस तरह के फोन भी कभी कभी वो भेजने लगते हैं। तो बी अलर्ट, जो भी सिस्टम पे आप कर रहे हैं वो कोई ना कोई वॉच कर रहा है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो आपका माइंड पढ़ रहे हैं, और आपका जब वो जान गए कि आपके टेस्ट क्या हैं, आप क्या चीजें चाहते हैं, वो आपको वो चीजें परोसना चाहते हैं। इसीलिए सौरभ जी से ये सवाल इसलिए है बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि कानून की बात, कानून की बात आप कर रहे थे। बीइंग अ पुलिस ऑफिसर आई विल टेल यू कि इसके लिए आईटी एक्ट में, आईपीसी में जी, एक तो अगर आपको चीटिंग की जा रही है तो 419-20 है, अगर पेपर्स का आपका हैक करके तो 467-68 डॉक्यूमेंट्स में हेराफेरी की जा रही है। फिर आईटी एक्ट्स में है, साइबर में, कि जिसमें आपको नॉन कॉग्निजेबल 7 साल से अधिक की सजाएं हैं। तो इमीडिएटली अच्छा, रजिस्टर कहाँ कराएं? प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं हूं दिल्ली में, मेरा खाता है, सूचना आ रही थी बेंगलोर से मेरे साथ हुआ, मैं रहने वाला प्रयागराज का हूं। तो एक लॉ है माने गवर्नमेंट के, तो जहां के आप रहने वाले वहां के पुलिस स्टेशन में रजिस्टर कराइए। जनरली वो पुलिस स्टेशन रिफ्यूज करता है कि नहीं, मेरे यहां तो हुआ ही नहीं साहब, पैसा तो गया लंदन में और आप बात कर रहे थे लखनऊ से, आप मेरे पास लेके चले आए। तो ये कन्वीनियंस ऑफ इंडिविजुअल के लिए कि जहां के आप रहने वाले हैं, क्योंकि इसका तो कोई सीमा है नहीं, लंदन में फ्रॉड हो रहा है, साउथ अफ्रीका से फ्रॉड हो रहा है, तो आप जहां पर रहते हैं वहां के पुलिस स्टेशन पर इसको करेंगे। और 1 लाख से ऊपर है तो पहले तो रेंज में यूपी की जो व्यवस्था थी जी, उसमें ये थी कि अरे 1 लाख से ऊपर का फ्रॉड है तो रेंज में, एक मैं यहाँ पे आईजी था तो मेरे पास एक पुलिस स्टेशन था साइबर का, तो वहां पे रजिस्टर करेंगे। अदरवाइज साइबर सेल है डिस्ट्रिक्ट का, वहां पे आप रजिस्टर करेंगे, साइबर थाना है एक। तो इस तरह की व्यवस्था है। नाउ गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हैव एवरी पुलिस स्टेशन साइबर सेल, एवरी पुलिस स्टेशन इन द यूपी पुलिस, एवरी थाना विल हैव अ साइबर सेल। ये तो एक पार्ट की बात हुई, मतलब कह जाए कि फाइनेंशियली तौर पर जो क्राइम हो रहा है साइबर के थ्रू, इसकी बात। और भी बहुत से क्राइम हो रहे हैं, वासु जी बेहतर तरीके से बता सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के जरिए। ऐसे में देखिए, एक तो जागरूकता तो बचा है, कानूनी लड़ाई, देखिए पहला काम है कि जागरूक रहिए, बचते रहिए। दूसरा ये है कि आप पुलिस की मदद लीजिए, फिर मामला न्यायालय में जब भी पहुंचता है तो वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, मामला न्यायालय में जब पहुंचता है, पुलिस कार्रवाई की बात पहुंचता है, पुलिस कार्रवाई अपनी पूरी ताकत लगा देती है, पुलिस अपनी चार्जशीट लगाने में, जो कि जितना इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किया है पूरी चार्जशीट में वो जॉट डाउन कर देते हैं। तो उसके तहत आप अब कानूनी, आप जो दांवपेच जानना चाह रहे हैं यहाँ पर, आप बीइंग अ विक्टिम, आप वहाँ विक्टिम हैं, आप विक्टिम होने के मतलब आप कंप्लेनेंट हुए वहाँ पर, तो आपको वो केस वहाँ पे इस तरीके से लड़ना पड़ेगा कि सारे सबूत जो कि पुलिस द्वारा ही लिए जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि कंप्लेंट बहुत ज़रूरी है, इसको इमीडिएट, त्वरित आपको करना पड़ेगा। इमीडिएट आपने कंप्लेंट किया तो उसकी परिभाषा ही दूसरी होती है। आपने किसी सोच विचार से अगर काम किया है तो उसकी परिभाषा दूसरी हो जाती है। आपने इमीडिएटली, इसीलिए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसको कहा जाता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन, आपने दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, उससे कोई मतलब नहीं। आपने पहली बार जो कहा वो सच कहा, वही हुआ है। जो कि आप अगर बना के बोलते हैं आप कल भूल जाएंगे। इसीलिए जिरह में फिर से पूछा जाता है कि आप फिर से बताइए कि आपने क्या बोला था उस दिन। नहीं, एक बार फिर से बता दीजिए आपने उस दिन क्या बोला था, क्या हुआ था, एक बार घटना को फिर से दोहरा दीजिए। ये सारी चीजें ट्रायल के दौरान होती है।
तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी कि कहाँ पे आपने जैसे जैसे काम किया है, जिस तरीके से भी आपका पैसा गया है, या वीडियो कॉल का जैसे आपने कहा वो भी बहुत बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है। किसी समय भी आपके पास एक फ़ोन आ जाता है और वीडियो कॉलिंग के तहत आपको तमाम तरीके से आपकी एकदम दृश्य दिखाया जाएगा और आपको एक ब्लैकमेलिंग के तरीके से आपसे पैसा ऐंठा जाएगा। ये बहुत तमाम हुए हैं, इलाहाबाद में भी हुए हैं और इसके चर्चे भी बहुत बार किए गए हैं। आपके चैनल द्वारा भी एक दो बार हमने इस पे चर्चा किया है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको पता है कि किस तरीके से वो घटना घटा है, तो आप ही उसके बेस्ट जज रहेंगे कि ये कहते हुए कि कैसी चीज़ें हुई थी और इस तरीके से ट्रायल चल रहा है। जो बचाव पक्ष आएगा वहाँ पर वो उस चीज़ों पे ही खड़ा होगा कि आपने कहाँ गलती किया है, आपने कहाँ अपना जो आपका स्टेटमेंट है वो कहाँ बदला है। वो सारी चीज़ें आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। तो इसके तहत ही आपका फिर ट्रायल आपके हिसाब से चलेगा और आपको न्याय मिलेगा। अगर आप चाहते हैं किसी तरीके से आपको न्याय करेक्ट तरीके से आपको मिले, तो आपको अपना केस बहुत मजबूती से रखना पड़ेगा। और पुलिस का मदद जो भी आपने लिया है, आपने मदद किया है पुलिस को बताते हुए, पुलिस ने आपकी मदद की है वहाँ पर, ये सारी चीज़ों को बहुत एक दृष्टि से आपको करेक्ट तरीके से आपको लाइन बाय लाइन देखना पड़ेगा। यही न्याय पाने का एकमात्र तरीका। कुछ कहना चाह रहे हैं कभी? हाँ जी, ये देखिए, ये सर लेकिन संक्षेप में, अब टाइम बहुत भी कम संक्षेप है। में जो ट्रायल है ये वैसा ट्रायल नहीं जो स्टेटमेंट ओरिएंटेड है, ये फैक्चुअल है, ये पेपर ओरिएंटेड ट्रायल है। तो जो पेपर्स पे है उसी को माना जाएगा। यहाँ पर वर्बल टेस्टिमनी का बहुत मतलब नहीं है। दूसरी बात कि इसमें जो एक्यूज्ड है वो बहुत फास्ट है, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, रियल एक्यूज तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है। ज़्यादातर चार्जशीट वहाँ पर जाके फंस जाती है कि किसी ऐसे गरीब आदमी के खाते में वो सारे ट्रांजेक्शन होते हैं जिसको मालूम ही नहीं। जो मेन किंग पिन है जो ये कर रहा है, वो उसको नैब करना बड़ा मुश्किल है। तो ये दो इस तरह की इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम है कि स्टेटमेंट इज नॉट वेरी रिलेवेंट, द पेपर डॉक्यूमेंट्स आर वेरी रिलेवेंट, बट टू रीच टू द रियल, बिकॉज ये यूपी में नहीं, ये ट्रांजेक्शन बिहार में हो रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन छत्तीसगढ़ में, और ये ट्रांजेक्शन राजस्थान में मेवात में हो रहे हैं, ये बॉम्बे से हो रहा है, गोवा से हो रहा है, और वहां तक पहुंचना। तो इसलिए जो सबसे जरूरी है कि जैसे एनआईए बना, जी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन सर्वे एजेंसी बनी, उसी तरह नेशनल साइबर एजेंसी बनाने की बहुत जरूरत है। क्योंकि पैसा यहां से जा रहा है, करने वाला बैठा है झारखंड में और वो कर रहा है, और ट्रांजैक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल में। तो जब तक तीनों स्टेट से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, ये बहुत बड़ी, थाना अपने लेवल पे कोशिश नहीं करना तो उतने संसाधन है, इसलिए नेशनल साइबर एजेंसी बनाने की तत्काल आवश्यकता है। जो तत्काल यहां पे सूचना हो रही है, पकड़ा जा रहा आदमी बंगाल में, तो दिस इज अ नीड ऑफ आवर नाउ। द गवर्नमेंट शुड थिंक टू मेक अ नेशनल साइबर एजेंसी। एब्सोल्युटली राइट। धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का विस्तार से बात करने के लिए और लोगों तक एक जागरूकता, एक संदेश देने के लिए, और खुलकर बात करने के लिए। संगम से लेकर साइबर क्राइम और इलाहाबाद हाई कोर्ट, किसानों की बात की गई। धन्यवाद बहुत बहुत, और इस सेशन को यहीं खत्म करते हैं। जल्द ही